अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है गॉसेस थ्योरम। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए कि शायद ही 10 साल 20 साल में से कोई ईयर ऐसा हो जिसमें गॉस थ्योरम पर क्वेश्चन नहीं आया। गॉस थ्योरम पर क्वेश्चन आना लगभग लगभग निश्चित है, आना ही आना है इस पर एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन वो 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से खूब आते हैं। 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के तो बहुत सारे हैं। गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अपने पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल निश्चित है इसका मिलना। गॉस थ्योरम को समझने से पहले हमें 2 फिजिकल क्वांटिटीज समझनी पड़ती हैं। 2 नई फिजिकल क्वांटिटी। इसमें पहली फिजिकल क्वांटिटी है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आप सब अच्छी तरह जानते हैं, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकलता है। चाहे वो कोई भी शेप हो, अल्टीमेटली लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही है, चाहे वो सर्किल ही क्यों ना हो। और ये वेक्टर नहीं है, एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट की तो डायरेक्शन हो सकती है जो सिंगल डायमेंशन में, लेकिन जो 2 डायमेंशनल एरिया है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फिर भी एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर कर लेने से बहुत सारे फिजिकल कंसेप्ट समझना और उन्हें अप्लाई करना आसान हो जाता है। एरिया को जबरदस्ती वेक्टर क्वांटिटी बना लिया, जबकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है। अब एरिया को अगर वेक्टर क्वांटिटी बनाया है तो सिंपल सी बात है, इसकी कोई डायरेक्शन तो होगी। एरिया वेक्टर, एरिया को वेक्टर का मतलब क्या, वेक्टर का मीनिंग है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो एरिया को वेक्टर जब हम बनाएंगे तो डायरेक्शन क्या लेंगे इसकी, एरिया वेक्टर। कोई भी किसी भी शेप का एक एरिया, इसको आप वेक्टर ले सकते हैं। ये आपका एक एरिया, कैसा एरिया बनाया मैंने, ये एक आड़ा तिरछा सा अलग ही शेप का, अजीब शेप का एक पेपर है, इसे हम वेक्टर कह रहे हैं। इसका जो भी एरिया है ये, इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, वेक्टर कह रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, लेंथ में, ब्रेड्थ में नहीं। इसकी डायरेक्शन लेने का भी एक तरीका है, क्या कि इस एरिया एलिमेंट, अब हम इसे बोलेंगे एरिया एलिमेंट, क्या बोलेंगे, एरिया एलिमेंट बोलेंगे सर। इस एरिया एलिमेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो इस एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर हो। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन एक ड्रॉ कर ली आपने जो इस एरिया के परपेंडिकुलर है, हर तरफ से परपेंडिकुलर। यहां से देखें तो राइट एंगल, इधर देखें तो राइट एंगल, यहां देखें राइट एंगल, या राइट एंगल। प्लेन के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ये जो परपेंडिकुलर है, बस ये परपेंडिकुलर ही इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। अब यहां फिर कंफ्यूजन है कि परपेंडिकुलर इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ ही तो परपेंडिकुलर है। तो फिर ये वाली डायरेक्शन लूं या ये वाली डायरेक्शन लूं, एक डायरेक्शन एक परपेंडिकुलर तो ये बन गया, दूसरा परपेंडिकुलर पीछे भी तो है ये, तो इधर कौन सी डायरेक्शन है। इस इसकी 2 साइड्स को हम, एक साइड कहेंगे इनसाइड, दूसरी साइड को कहेंगे आउटसाइड। एक साइड को कहेंगे इनसाइड, दूसरी साइड को कहेंगे आउटसाइड। किसे इनसाइड कहना, किसे आउटसाइड कहना, ये डिपेंड करता है
कि इस एरिया एलिमेंट के आसपास चार्ज किधर रखा है, चार्ज किधर रखा है उसे कहेंगे हम इनसाइड, और उसके बाकी दूसरी साइड जो अपोजिट साइड होगी उसे बोलेंगे आउटसाइड। सपोज आपका चार्ज पार्टिकल यहां रखा हुआ है, तो अब ये जो इधर ये आपका ग्रीन वाला हिस्सा आ रहा है ये पूरा, ये इनसाइड हो गया और दूसरा साइड क्या हो गया, तो अब इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो अब इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन। इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन हम नहीं लेंगे, जो परपेंडिकुलर इसके इनसाइड आ रहा है उसकी डायरेक्शन हमने लेनी नहीं है, जो परपेंडिकुलर जा रहा है आउटसाइड वही इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। समझ आई इतनी बात? तो यहाँ ये एरिया, और आपने देखा कि यहाँ चार्ज रखा हुआ है, वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन किसी भी तरह से हो सकता है। तब इस एरिया पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल, सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रही है ये लाइन। और ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन है आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ये लाइन, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। कोई भी आपका वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप। कैसे आता है आपको ए कैप, कैसे मिलता है आपको ए कैप, ए कैप कैसे मिलता है आपको, पूरे वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ भी हमें एक एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना होगा, वो यूनिट वेक्टर यहाँ लिखते हैं हम एन कैप। क्या लिखते हैं, एन कैप। दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर। जैसे आपने लिखा था ए वेक्टर इक्वल्स ए डॉट ए कैप, और इसी का दूसरा लिखा था आपने ए कैप इक्वल्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ऐसे ही हमें यहां लिखना पड़ेगा। एरिया, एरिया को अक्सर हम लिखेंगे ds। ये क्या है, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप। तो फिर ds वेक्टर इक्वल्स क्या बना, ds एन कैप। एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर।